मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण में पिछली कक्षा में आप लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में, आज की कक्षा में उसी संधि के अगले भाग को और पढ़ने की कोशिश करते हैं। संधि में संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार को आप समझ चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन क्या होती है और विसर्ग क्या होती है, यह भी आप जान चुके हैं। स्वर संधि के भेद भी आप समझ चुके हैं। आज उन भेद के बारे में हम बताएंगे। दीर्घ संधि हम पढ़ा चुके हैं। अगला है गुण संधि। दीर्घ संधि के बारे में फिर भी थोड़ा सा बतला देते हैं। दीर्घ संधि जिसमें दो स्वरों के आपस में मिलने से, आप तो जानते हैं कि स्वर संधि में स्वर आपस में मिलते हैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वही स्वर संधि कहलाती है। अर्थात इसमें हमेशा आपस में स्वर ही मिलते हैं। तो दीर्घ में क्या होता है कि अ या आ दोनों का मेल जब भी आपस में होगा तो आ बनेगा। ई और ई का मेल होगा तो ई बनेगा और उ का मेल होगा तो उ बनेगा। ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो तो दीर्घ संधि में आ, ई और उ का निर्माण हो रहा था। अब हम बताएंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि में ए, ओ और अर का निर्माण होता है आपस में मेल करने से। ए, ओ और अर। इन तीन वर्णों का निर्माण होता है ए, ओ और अर। ये बनता कैसे है आप ध्यान से देखें। जब भी दो शब्दों को मिलाया जाता है तो शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो स्वर है, क्योंकि स्वर संधि में स्वर ही मिल रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर होंगे। जब दोनों मिलते हैं तो किसी तीसरे यानी गुण संधि में ए, ओ और इसमें से किसी एक का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं कि स्वर को बीच में न लिख करके उसकी मात्रा लिखते हैं, तो उस शब्द के व्यंजन के साथ में उसकी मात्रा लगा देते हैं और फिर नए शब्द का निर्माण हो जाता है। गुण संधि में जब अ का मेल ई से होता है तो ए बनता है। अ की जगह पर अगर आ जाए, आ का मेल ई से हो तो भी ए बनेगा और अ का मेल अगर बड़ी ई से हो जाए तब भी ए बनेगा और आ का मेल अगर बड़ी ई से हो तब भी ए बनेगा। मतलब अ या आ, ई या ई दोनों में से कोई भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ या आ हो, ई या ई हो, अगर अ या आ ई या ई से मिलते हैं तो ए बनते हैं। हर अवस्था में ए का निर्माण ही होगा। उसी तरह से अच्छा कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। गज प्लस इंद्र, उदाहरण देखें आप। उदाहरण आपकी पुस्तक से लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गज प्लस इंद्र, दो शब्द हैं। गज, ज के साथ में आप जानते हैं कि अ मिला हुआ है तो अ और इसका ई दोनों मिलके क्या बनेगा, अ और ई मिलेगा तो ए, और ए की मात्रा लगाते हैं तो नया शब्द बनेगा गजेंद्र। गज और इंद्र दोनों को मिलाने से बना गजेंद्र। कैसे बना आप देख सकते हैं। ज में अ लगा हुआ है और ई, अ और ई दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। कभी भी स्वर बीच में नहीं लिखते, स्वर की मात्रा लगाते हैं और वो मात्रा, ए की मात्रा ज में लग गई और नया शब्द बन गया गजेंद्र। उसी तरह से ए हो गया। अब ओ का निर्माण, अ और आ के साथ में ई और ई मिल रहा था तो ए बन रहा था, लेकिन अगर अ और आ के साथ में उ और उ मिले तो ओ बन जाता है। अ प्लस उ, ओ, अ के साथ में अगर बड़ा उ लग जाए जिसे दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ उ, तब भी बनेगा
ओ। इसी तरह से आ के साथ में ह्रस्व उ यानी छोटा ऊ, तब भी ओ बनेगा। और आ के साथ में दीर्घ ऊ मिले तब भी ओ का ही निर्माण होगा। दीर्घ में ओ, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो, अ या आ, उ या उ, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो ओ का निर्माण करते हैं। इसके लिए भी उदाहरण देखें। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय अच्छा उदाहरण है। सूर्य प्लस उदय दोनों अलग अलग शब्द हैं। सूर्य, य के बाद अ आया और अ के साथ में उ का मेल हुआ तो क्या बनेगा? ओ की मात्रा लगाएंगे, बीच में आया तो ओ की मात्रा किस में लगेगी? य में लगेगी और नया शब्द बनेगा सूर्योदय। सूर्योदय। अब बनेगा अर कैसे बनता है ये हम बतलाते हैं। आपने देखा गुण संधि में ए बना, ओ बना, अर बना। याद रखिए हमेशा संधि का काम भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण करना है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, यही चार ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं। अब अर का निर्माण अ या आ के साथ में, अ के साथ में अगर री का मेल होता है तो अर, और आ के साथ में अगर री का मेल होता है तब भी बनेगा अर। महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? महर्षि। महा, ह के बाद आ आया और ऋषि री आया, दोनों मिला तो अर बना महर्षि। देव, अ का देखते हैं, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो आपने देखा कि गुण संधि में ए, ओ और अर का निर्माण करके नए नए शब्द बनाए जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। दिया है ध्यान यानि तथ्यानि, वही जो मैंने बतलाया वही है कि एते वर्णा ह्रस्वा दीर्घा कोऽपि भवितुं समर्थाः। ये वर्ण मतलब अ और आ ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है, ई और ई, उ और उ ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो सकता है, बनेगा ए, ओ और अर। अब अगली संधि है दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जैसे इसमें ए, ओ, अर बन रहा था, उसमें बनेगा आए और आओ, आए और आओ। अब ये कैसे बनता है अपनी पुस्तक में भी साथ में देखते रहिए। वृद्धि संधि, जब अ ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, अ या आ दोनों का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ बनता है। यानी अ और आ का मेल अगर ए से हो तब भी बनेगा ऐ, और अ और आ का मेल अगर ऐ से हो जाता है तब भी बनता है ऐ। और ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आ में भी ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो, दोनों के मेल से ऐ का निर्माण होता है। अ के साथ में ए मिलता है तो ऐ, आ के साथ में ए मिलता है तब भी ऐ, अ के साथ में ऐ मिलता है तब भी ऐ, और आ के साथ में ऐ मिलेगा तब भी ऐ का निर्माण होगा। कुछ उदाहरण भी देखें आप। तथैव, तथा प्लस एव, ये है तथा प्लस एव मिला के बना तथैव। ऐ की मात्रा, इसको मैं लिख के समझा देता हूं। तथा, थ में आ की मात्रा लगी है, आ है, और एव, ए, आ और ए मिलके बना ऐव। नया शब्द बनेगा तथैव, ऐ की मात्रा ऐसे। बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, पुस्तक से भी देखिए और अभ्यास कार्य जो भी दिया हुआ है उसमें उस अभ्यास कार्य को भी करते रहिए। जितना
जितना अधिक प्रैक्टिस वर्क करेंगे संधि उतनी ही अधिक समझ में आएगी। अब है आय के बाद ओ, आय बना और ओ, गुण संधि में क्या बन रहा था, ए ओ अर बन रहा था, इसमें आय और औ बनता है, आय और औ। जब अ के साथ में ओ मिलता है, ओ तो बनता है औ। आ के साथ में अगर ओ मिलेगा तब भी बनेगा औ। इसी तरह से अ के साथ में अगर औ मिलता है तब भी बनेगा औ, और आ के साथ में अगर औ मिलेगा तो भी बनेगा औ। औ या आ दोनों में से किसी के साथ में अगर ओ मिलता है तब भी औ बनेगा, और औ मिलेगा तब भी औ ही बनेगा। इसके लिए भी कुछ उदाहरण देखें। महा प्लस औषधि, महौषधि। एक और उदाहरण है जल प्लस ओघ, जल ल के बाद अ आया है और ओघ, जल प्लस ओघ बनेगा शब्द जलौघ। तो वृद्ध संधि आपने देखा, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि। एक और संधि है यण संधि। वृद्धि संधि में क्या बन रहा था, आए और औ। गुण संधि में क्या बन रहा था, ए ओ अर, और दीर्घ संधि में आ ई उ। अगली संधि है यण संधि। ये अक्सर बच्चों को बहुत कठिन लगती है लेकिन है सबसे आसान ये यण संधि। ई और ई किसी भी भिन्न स्वर से, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों किसी भी भिन्न स्वर से मिलते हैं तो य बन जाता है। भिन्न स्वर समझ रहे हैं, अगर ई को छोड़ करके कोई भी स्वर इसके साथ मिल जाए, अ मिल जाए, आ मिल जाए, उ मिल जाए, ए आई ओ औ, कोई भी स्वर मिल जाए, अपना नहीं होना चाहिए, ई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ई और ई मिलेगा तो दीर्घ ई बन जाएगा, फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए ई के साथ में कोई भी असमान, कोई भी भिन्न स्वर मिलता है, यहाँ पर कोई भी स्वर आ जाए अपने वाले को छोड़ करके तो उसकी जगह पर य बन जाता है। बड़ी ई के साथ में भी ऐसा ही है, ई के साथ में अगर कुछ भी मिलता है तो य का निर्माण हो जाता है। उदाहरण देखें, यदि प्लस अपि, यद्यपि। यहां मैं लिखता हूं यदि प्लस अपि, ई और अ, ई के साथ में क्या मिला, असमान स्वर अ, और जो शब्द बनेगा वो यहां लिख देता हूं यद्यपि। क्या बना, य। द के साथ में क्या आया, य। इसी तरह से यण संधि में य और व का निर्माण होता है, इतना याद रहे, य और व। ई के साथ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो य बनेगा, और उ और उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसके साथ में भी कोई भी असमान स्वर मिलता है यहाँ पर तो बनेगा व, अपने को छोड़ करके, क्योंकि उ के साथ में अगर उ मिलेगा तो दीर्घ उ बन जाएगा, जो दीर्घ संधि होती है। उ के साथ में अ आ ई ए ऐ ओ, कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसके मेल से व का निर्माण होता है और नए शब्द को हम बना लेते हैं। देखें कुछ उदाहरण, अनु प्लस अयम, अनु प्लस अयम, ये उ है और अ है, मिलके क्या बनेगा, अन्वयम।
अन्वयम व का निर्माण होता है। और भी उदाहरण दिए हुए हैं, उसे भी आप देखेंगे। तो यण संधि में ई ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो, उसके साथ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो य बनेगा, उ के साथ में व बनेगा। इतना ही नहीं, अभी इसमें ध्यान तथ्यानि दिया है कि असवर्णा स्वराणाम मेलनेन यण संध्या भवति, अर्थात किसी भी असमान स्वर के मेल से यण संधि का निर्माण होता है। अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसको भी आप अवश्य करेंगे। यण संधि के बाद अयादि संधि, यण संधि के बाद अगली संधि है अयादि। शायद आप लोगों को एक अलग पुस्तक मिली हुई है, सरस्वती संस्कृत व्याकरण, उसमें भी सारे तथ्य यही दिए हुए हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अयादि संधि ए और अय के साथ में कोई भी स्वर मिले, जैसे अभी ई और उ के साथ मिल रहा था, अब ए और अय अयादि संधि है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अन्यथा आप इसे भी यण संधि समझ लेंगे। अयादि संधि दोनों तरह से लिखना सही रहता है, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों रूप सही है। ए और अय, ए के साथ में कोई भी असमान स्वर मिले या अय के साथ कोई भी असमान स्वर मिले तो इसकी जगह पर होता है अय। अय, ए और अय के साथ में कोई भी असमान स्वर, अर्थात इनको छोड़ करके दूसरा कोई भी स्वर मिल जाता है तो अय का निर्माण होता है। इस ए के साथ में अय और अय के साथ में आय बनता है, सॉरी ये आय बनता है, आय। ए के साथ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो अय, और अय के साथ में कोई भी असमान स्वर मिलेगा तो आय। इसी तरह से ओ के साथ में कोई असमान स्वर मिलता है तो औ, और औ के साथ में कोई असमान स्वर मिलता है तो आओ। अयादि संधि में क्या बन रहा है? अय, आय, औ, आओ। ए के साथ में कोई भी असमान स्वर मिले तो अय, अय के साथ में कोई असमान स्वर मिले तो आय, ओ के साथ कोई भी असमान स्वर रहे तो औ के साथ कोई भी असमान स्वर हो तो आओ। याद रखना, असमान से तात्पर्य अपने स्वर को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर। उदाहरण देखते हैं। नयनम, ने प्लस अनम, ने उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने ए है और अनम अ आता है, और दोनों को मिला के बनता है अय, नयनम। और भी शब्द हैं इसमें, पावकः, पौ और अकः, दोनों को मिला के बनता है आव, पावकः। एक छोटी सी संधि और है अयादि के बाद, पूर्व रूप संधि। बहुत सरल है, बहुत सरल है। पूर्व रूप संधि हिंदी व्याकरण में केवल यहीं तक आता है, अयादि के बाद नहीं होता। लेकिन संस्कृत में एक और संधि है पूर्व रूप संधि। इसमें लिखा गया है कि अगर ए के साथ में कभी भी अ आता है तो इस अ को इस तरह से लिखते हैं, इसको हम अवग्रह कहते हैं। संस्कृत की भाषा में इसे अवग्रह कहा जाता है। ए ह्रस्व अ तदा अ अवग्रह भवति, के प्लस अपि, जैसे के साथ में अगर अ है, अपि, तो ये जो अ है, अगर ए के साथ में अगर अ आता है तो इसकी जगह पर ऐसे लिखते हैं। तो शब्द कैसे लिखेंगे? के अपि, के अपि, ते प्लस अपि, ते अपि, ये अ हट जाएगा और दोनों के मेल से इस तरह से बन जाता है। इसे अवग्रह कहा जाता है। तो पूर्व रूप संधि में केवल इतना ही होता है। यहीं पर स्वर संधि समाप्त होती है। आप इसे अवश्य रिवीजन करें, इसे दोहराएं।
जितनी बार दोहराएंगे उतना ही स्पष्ट होगा, उतने अच्छे से तैयार होगा स्वर संधि। अगली कक्षा में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों को अधिक से अधिक बार करने की कोशिश करिएगा, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसके समाधान के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।